आज करीब 4 साल बाद अचानक से अपने बेटे बहू को दरवाजे पर देखकर मनोरमा जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। उनके चेहरे पर ना बेटे बहू के आने की खुशी थी और ना ही आंखों में चमक। मनोरमा जी का पूरा चेहरा निर्जीव पड़ गया जब मनोरमा जी अपने कमरे में चली गईं। तो पीछे से दरवाजे पर खड़ी उनकी बहू सुनीता ने अपने पति संजय से कहा, देख लिया ना संजय, देख लिया ना अपनी माँ को। 4 सालों के बाद बेटे बहू को देखकर भी उनके चेहरे पर जरा सी भी खुशी दिखाई नहीं दी। मैं कहती थी ना, जलते हैं तुमसे तुम्हारे माँ बाप, उनका सारा प्यार बस अपनी बेटी के लिए है। संजय को उसकी माँ के खिलाफ चिढ़ाते हुए सुनीता ने कहा। तो संजय को भी उसकी बात सही लगी। वो भी अपनी माँ का मुंह देखकर बौखला उठा और गुस्से में बैग पटक कर सीधा अपनी माँ मनोरमा जी के कमरे में चला गया, जहां उसकी माँ उसे अनदेखा कर अपने पति रामप्रसाद जी के पैरों की मालिश कर रही थी। तो संजय अपनी इतनी अनदेखी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे विश्वास था कि इतने सालों के बाद माँ उसे देखकर खुश हो जाएंगी, लेकिन यहाँ तो माँ ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। ऊपर से उसके पिता रामप्रसाद जी भी उसे देखकर बिना कुछ कहे ऊपर की ओर देखने लगे। तो जैसे ही संजय की नज़र अपने पिताजी पर गई, वो चिल्ला उठा, पिताजी, माँ की तरह आपको भी मुझे देखकर शर्म आ रही है क्या, जो लगातार ऊपर देखे जा रहे हैं? कम से कम एक नज़र अपने बेटे को भी देख लो। पूरे 4 साल बाद आया हूँ मैं इस घर में, लेकिन फिर भी आपको मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं। संजय गुस्से में अपने पिताजी को सुनाते जा रहा था, लेकिन फिर भी रामप्रसाद जी उसकी बात को अनसुनी कर चुपचाप एकटक छत को निहारे जा रहे थे। ये देख संजय का गुस्सा और बढ़ गया। तो कुछ और बोलता उससे पहले ही पीछे से उसकी पत्नी सुनीता जी भी आ गई और सास ससुर की हरकतों को चीखते हुए अपने पति से बोली, देख लिया, ये है आँख के अंधे और कान के बहरे, जिसे देखकर भी कुछ दिखाई नहीं देता, सुनकर भी सुनाई नहीं देता। माँ जी से तो ज़्यादा ड्रामेबाज ये तुम्हारे पिताजी भी निकले। देखो कैसे चुपचाप छत निहार रहे हैं। बस यही का एक काम सुनीता को बहुत अच्छे से आता था कि वो टाइम टाइम पर संजय के गुस्से को हवा देती थी, आग में घी का काम करती थी। लेकिन माँ बाप की उपेक्षा भरी निगाहें संजय बर्दाश्त नहीं कर पाया और पास में रखा हुआ कांच का गिलास उठाकर फर्श पर पटक दिया ताकि माँ और पापा दोनों उसे देखें। रामप्रसाद जी ने तो नहीं देखा, लेकिन मनोरमा जी ने बड़े शान स्वर में कहा, संजय यहाँ नाटक मत फैलाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। माँ का इतना कहना हुआ कि संजय चिल्लाते हुए बोला, हाँ हाँ माँ, मुझे सब पता है। अब उसे सारी बीमारी हो जाएगी, उन्हें सारी बीमारी हो जाएगी और 1 आध घंटे में तुम्हें भी कोई ना कोई बीमारी पकड़ ही लेगी, क्योंकि मैं जो आ गया हूँ ना। देखो संजय, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। यहाँ खड़े होकर अपनी फालतू की बकवास मत करो। मनोरमा जी ने कहा। तो संजय बोला, फालतू बकवास मैं कर रहा हूँ माँ? आपको क्या लगता है कि मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ पर बैठकर फालतू बकवास करने आया हूँ? नहीं, मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ। बेटे की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर मनोरमा जी ने कहा, अच्छा कौन सा काम बताओ, कौन सा काम? माँ जी, आप तो ऐसे अनजान बन रही हैं जैसे आपको पता ही नहीं है कि संजय किस बारे में बात कर रहे हैं। सुनीता ने बीच में उसकी बात काटते हुए कहा। तो मनोरमा जी धीरे से बोली, देख वो, मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही, तुम्हारे पति से बात कर रही हूँ, इसलिए तुम बीच में ना बोलो तो बेहतर है। माँ जी, मेरा पति आपका बेटा भी तो है, व्यंग में हंसते हुए सुनीता ने कहा। तो मनोरमा जी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, नहीं वो बहू मेरा बेटा था, लेकिन जिस दिन मैंने इसकी तुम्हारे साथ शादी की उसी दिन से ये तुम्हारा पति बन गया। मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की आई थी। तुम्हारी जैसी से क्या मतलब है माँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या दिक्कत है सुनीता से? संजय ने माँ की बात काटते हुए कहा। तो बेटे की बात सुनकर मनोरमा जी दुखी मन से बोली, अच्छा बेटा, तू तो ऐसी बातें कर रहा है जैसे तुझे पता ही नहीं तुम्हारी पत्नी की हरकतों के बारे में कि क्या किया था तुम्हारी पत्नी ने ससुराल में आते ही, और नई नवेली पत्नी को पाकर तुमने क्या किया था? हमारे साथ सब कुछ भूल गए, कहते मनोरमा जी ने प्रश्न भरी नज़रों से अपने बेटे की ओर देखा। भला संजय कैसे भूल सकता था? भली तो उसकी पत्नी सुनीता भी नहीं थी और ना ही संजय। दरअसल 4 साल पहले जब सुनीता इस घर में बहू बनकर आई थी, तो शादी के दूसरे दिन ही ससुराल में सुबह सुबह जैसे आम बहुएं नहा धोकर अच्छे से साड़ी सूट पहनकर निकलती हैं, सुनीता बिल्कुल उसके विपरीत हाफ पैंट और एकदम हल्का सा टी-शर्ट पहनकर निकल गई, बिल्कुल कुंवारी लड़कियों की तरह। घर में अभी सारे रिश्तेदार मेहमान आए हुए थे और अचानक नई नवेली दुल्हन को हाफ पैंट और नाभि के ऊपर शर्ट में देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया। मेहमानों से भरा हुआ था पूरा घर और सुनीता सबके सामने आकर सोफे पर टांग रखकर बैठ गई। पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार वहां बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। रामप्रसाद जी तो बहू को ऐसी हालत में देखकर शर्म से नजरें नीचे किए हुए तुरंत बाहर चले गए।
जितने भी लड़के थे, बच्चे थे, सब चुपचाप बाहर निकल गए। बाकी औरतें भी आपस में कानाफूसी करने लगीं और मनोरमा जी लगातार हैरानी से टकटकी लगाए सुनीता को देखे जा रही थी। पूरी नंगी टांगें दिख रही थीं, आधा पेट दिख रहा था। मनोरमा जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई सपना देख रही हो। तभी मनोरमा जी की बेटी आकर धीरे से अपनी माँ से बोली, माँ, ये भाभी ने क्या पहना है? आप कुछ बोलो उन्हें, क्योंकि सारे मेहमान उन्हें देख रहे हैं। तब जाकर मनोरमा जी को थोड़ा होश आया। उन्होंने तुरंत ही थोड़ी कड़क आवाज में बहू से कहा, बहू, ये क्या पहना हुआ है तुमने? अभी सुनीता कुछ बोले उससे पहले ही उनका बेटा संजय बोल पड़ा, कपड़े हैं माँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? तो गुस्से में गरजती हुई मनोरमा जी संजय को देखते हुए बोली, अच्छा, ऐसे भी कोई कपड़े होते हैं? हाँ तो क्या है माँ, कपड़े ही तो हैं। और सुनीता शुरू से ऐसे कपड़े पहनती आई है। साड़ी पहनना उसके बस की बात नहीं है। तो ठीक है बेटा, साड़ी ना सही, सूट ही पहन ले, लेकिन ये कपड़े, ऐसे कपड़े ना पहने। मनोरमा जी की बात सुनकर बहू भी बोल पड़ी, माँ जी, क्या बुराई है इन कपड़ों में? दिखाई क्या दे रहा है मेरा इसमें जो इन कपड़ों में बुराई नजर आने लगी? आपको देखिए माँ जी, मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। शुरू से अकेली हॉस्टल में रही हूँ, जॉब करती हूँ, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैंने कभी भी अपने ऊपर कोई बंधन नहीं रखा है, इसलिए कि बंधन ससुराल में भी नहीं रखूँगी। अगर आप सोचो कि मैं साड़ी या सूट पहन लूँ तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। सुनीता ने एक बार मुंह खोला तो फिर जो मुंह में आया बोलती चली गई। उसकी बातें सुनकर मनोरमा जी को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। एक तो बहू ने ऐसे कपड़े पहन के सारे रिश्तेदारों के सामने आकर खड़ी हो गई, दूसरी कैंची की तरह जबान भी चला रही है। अब सारी औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगी। मनोरमा जी ने तो इतनी जिल्लत अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं झेली थी। उन्हें अपनी इतनी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि मन किया धरती फट जाए और वो उसी में समा जाए। जितने भी रिश्तेदार की औरतें थीं, सभी बातें होने लगी कि कोई तो सुनीता को ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी, ऊपर से नीचे तक ऐसे निहार रही थी जैसे कोई शोपीस हो, लेकिन सुनीता को कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। मनोहर जी तुरंत ही संजय से बोली, संजय, वो तो नई नई आई है, उसे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में। और ये गांव है, शहर नहीं। ठीक है, माना कि वो साड़ी नहीं पहन सकती ना, सूट पहन सकती है, लेकिन कम से कम जो कपड़े पहने उसे तो पूरा पहन ले, बदन तो अपना पूरा ढक ले। ये क्या अर्धनग्न अवस्था में घूम रही है? बताओ, इस घर में लोग हैं, तेरा बाप है, जवान बेटी है, इन सबके सामने बहू ऐसे रहेगी? मैं अपनी बेटी तक को ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती। भाई बाप के सामने और बहू को ऐसे कपड़े पहनाकर घर में घुमाऊं? बिल्कुल भी नहीं। अभी तो इसे ले जाए यहाँ से और ढंग के कपड़े पहना कर ले आ, लगभग आदेश देते हुए बोल पड़ी मनोरमा जी। उनका इतना बोलते ही बहू सुनीता तुरंत उठ खड़ी हुई और बोली, बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं अपने आप से कोई समझौता नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं खुले विचारों वाली लड़की हूँ। ये लाज शर्म नजरों में होनी चाहिए, कपड़ों में नहीं। और अगर आप मेरे ऊपर इतनी पाबंदी लगाएंगी तो मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती। अब भला कौन सी सास 24 घंटे की आई हुई बहू का इतना बर्दाश्त करेगी? 24 घंटे के अंदर ही तो पूरे गांव में समाज की औरतों के सामने उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी और अब जबान लड़ाकर बची कुची कसर भी निकाल रही थी। भला इतना कौन सी सास बर्दाश्त करेगी जो मनोरमा जी करे? इसलिए मनोरमा जी ने भी गुस्से में बोल दिया, तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे जैसी बहू की कोई ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे में घर की इज्जत का नाश कर दे। जो 24 घंटे घर की इज्जत संभाल नहीं सकती, वो भला पूरी ज़िंदगी क्या संभालेगी? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, जैसे रहना है रहो, लेकिन आज के बाद वापस मेरे घर में कभी अपने कदम मत रखना। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। सुनीता आपकी बहू है और मेरी पत्नी है। आप सबके सामने मेरी पत्नी की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। अच्छा बेटा, 24 घंटे भी नहीं हुए तेरी पत्नी को आए हुए इस घर में और उसकी इतनी इज्जत हो गई कि तेरे बाप दादा की बनाई हुई इज्जत, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई तेरी नज़रों में। देखो माँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। जब आपको सुनीता ने साफ साफ बता दिया कि वो गांव में नहीं रही है, साड़ी सूट नहीं पहन सकती, वो जो पहनती है वही पहनेगी। मनोरमा जी हैरान थी। उन्हें लगा कि बेटा उन्हें समझाएगा, लेकिन वहाँ तो अपनी पत्नी के रंग में बुरी तरह रंग चुका था। सही गलत का उसे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं था। वो अपनी माँ को सुनाते जा रहा था कि तभी कमरे से लोअर टी शर्ट पहने सुनीता अपना बैग लेकर बाहर आ गई और संजय से बोली, संजय, मैं जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊँगी। संजय निकला जोरू का गुलाम। उसने एक बार भी सुनीता को समझाने की कोशिश नहीं की और तुरंत ही अंदर कमरे में जाकर अपना बैग लेकर आ गया और चल पड़ा सुनीता के साथ।
ना एक बार मनोरमा जी की ओर देखा और ना ही अपने पिताजी की तरफ। मनोरमा जी आंखों में आंसू लिए बेटे को जाता हुआ देखती रह गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा गलत का साथ देते हुए इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अभी घर में शादी की रस्में ही पूरी नहीं हुई थी, मुंह दिखाई बाकी थी और बहू घर छोड़कर चली गई थी। पल भर में हंसता खेलता परिवार एकदम से बिखर गया। कहाँ माँ बाप बेटे की शादी की खुशी की तैयारी 6 महीने से कर रहे थे और अब कहाँ बहू के आते ही ऐसा तांडव हुआ कि पूरा घर ही बिखर गया। राम प्रसाद जी को बेइज्जती का ऐसा तमाचा मिला कि उन्होंने बेड ही पकड़ लिया। बेटे के घर छोड़कर चले जाने से और पति के बेड पकड़ लेने से मनोरमा जी टूटकर बिखर चुकी थी। कोई भी उनके आगे पीछे नहीं था। ले देकर एक बेटी बची थी जो ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखरेख भी करती रहती। मनोरमा जी अब बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगी थी। न बाहर निकलती, न घूमने जाती, न टहलने जाती, न कोई सामान लेने जाती। बस दिन रात पति की सेवा करते हुए खुद को घर में बंद कर लिया था। उन्होंने अब उनकी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। गांव समाज में क्या मुंह दिखाती, इसका डर था उन्हें। इसके चलते मनोरमा जी की बेटी को ससुराल के साथ साथ माँ बाप की देखरेख भी करनी पड़ती थी। घर का जो सामान नहीं रहता देखकर याद से लेकर आती, खाने पीने की चीज़, माँ बाप की दवाई, सब कुछ लाकर रखती थी। बेचारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि माँ बाप की किसी भी चीज़ की कमी ना होने पाए, लेकिन इधर मनोरमा जी अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म ही समझ ली थी। इसीलिए उनके पास जो कुछ भी था, पैसे, गहने, प्रॉपर्टी, वो सब कुछ उन्होंने बेटी के नाम कर दिया। क्योंकि संजय को गए हुए 4 साल हो गए थे और इन 4 सालों में संजय ने एक बार भी घर की ओर मुड़कर नहीं देखा, कोई खोज खबर नहीं ली, ना ही अपने रहने का कोई ठिकाना बताया था। यहाँ तक कि अपनी पत्नी सुनीता के कहने पर उसने अपना नंबर भी बदलवा लिया। किसी को उसके फ़ोन नंबर तक नहीं पता थे। तो ऐसे में बेटे के लिए क्या आंसू बहाना। इसीलिए मनोरमा जी और राम प्रसाद जी अपनी ज़िंदगी बेटी के सहारे गुजार रहे थे कि अचानक ही 4 साल बाद बेटा बहू घर आ गए अपना हक लेने के लिए। न जाने उनके कान में कैसे भनक लग गई कि उनके माता पिता ने अपना सब कुछ बेटी के नाम कर दिया है। बस उसी की लड़ाई लड़ने ये दोनों फिर से आ गए थे। 4 सालों के बाद भी अभी भी संजय के स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। उसके तेवर पहले जैसे ही थे। वो पहले के ही तरह अपने पिताजी को बेड पर पड़ा हुआ देख उन्हें नौटंकीबाज कह रहा था, बीमारी का नाटक बता रहा था। इसीलिए मनोरमा जी ने संजय से कहा, संजय तुम जहाँ से आए हो वहाँ चुपचाप चले जाओ, यहाँ पर शोर शराबा मत करो। तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है माँ, चला जाऊँगा, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपकी फालतू की बातें सुनूं। मेरा हक मुझे दे दो, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा। तो मनोरमा जी ने संजय की ओर देखा। उसकी आंखों में साफ साफ बेशर्मी दिखाई दे रही थी। उसके मन में माँ बाप के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी नहीं थी। माँ बाप को अपनी ओर घूरता देखकर वो बेशर्म की तरह बोल पड़ा, घूर क्या रही हो माँ, गलत क्या कह रहा हूँ, मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो मुझे, मैं चला जाता हूँ। यहाँ से उठाओ। अपने पति को बहुत नाटक कर लिया। उन्होंने बीमारी का, उनको बोलो मेरा हिस्सा दे दें, मैं उन्हें से बेचकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। अब मनोरमा जी को संजय की बात बर्दाश्त नहीं हुई। अब तक तो उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा था, लेकिन पति के बीमारी को जब संजय ने नाटक बताया तो मनोरमा जी से बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्योंकि पिछले 4 सालों से वो अपने पति की बीमारी को लेकर जो झेल रही थी वो उसे ही पता था। वो गुस्से में वहाँ से उठी और एक जोरदार तमाचा संजय के गाल पर जड़ दिया और बरसते हुए बोली, शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुझे पैदा किया है, तेरे जैसे राक्षस को जो अपने माँ बाप की बीमारी को बहाना बता रहा है, नाटक बता रहा है। अरे पापी, तेरे ही सदमे का असर है ये जो तेरे जाते ही मेरे पति ने बेड पकड़ लिया। पिछले 4 सालों से बेड पर पड़े हैं, लेकिन तुझे कैसे पता चलेगा? तू तो हाफ पैंट वाले के चक्कर में के पीछे पीछे घूम रहा था ना। उस समय तो तुझे माँ बाप की याद नहीं आई, जब पूरे गांव में समाज में हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी गईं। तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई। अब अपनी इज्जत और अपने बेटे को जाता देख सदमे में तेरा बाप बेड पकड़ लिया, तब तुझे माँ बाप की याद नहीं आई और आज प्रॉपर्टी के चक्कर में तुझे माँ बाप की याद आ गई। अरे तू तो हमारे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन तू ये घर छोड़कर गया था। अब हमारी कोई औलाद नहीं है, बस एक बेटी है जो मायके और ससुराल दोनों बहुत अच्छे से संभाल रही है। हमने सब कुछ उसके नाम कर दिया है और देखती हूँ किसके बाप में इतनी हिम्मत है जो मेरी बेटी को या इस घर को हाथ भी लगा सके। दम है तो लेकर दिखा सब कुछ। फिलहाल तो अब मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों मेरे आंखों के सामने से चले जाओ और ज़िंदगी में दोबारा कभी भी अपना मुंह मत दिखाना। कहते हुए मनोरमा जी ने उनके मुंह पर ही अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। तो आज अपनी माँ का ऐसा रूप देखकर संजय और सुनीता भी हैरान रह गए। अब उनके पास वापस जाने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचा था।
इसलिए अपना सब मुँह लेकर दोनों बेटे बहू वापस चले गए। तो दोस्तों, मनोरमा जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ नहीं करके सही किया है गलत? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।